फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी सर्विंग सेकंड की रिवीजन क्लास की सीरीज चल रही है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। कर्व के सभी जो टॉपिक हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे, पीछे आपके 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं रिवीजन क्लास की सर्विंग सेकंड की, तो आप सर्विंग सेकंड की रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो कर्व आज का हमारा चैप्टर है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन। कर्व आपका होता क्या है? दो सीधी रेखाओं के बीच दिशा परिवर्तन के लिए रेलवे लाइन, गैस व सीवर लाइन, सड़क, नहर व सुरंग आदि में कर्व का प्रयोग किया जाता है। जो दो सीधी लाइनें होती है हमारी, उनके बीच में दिशा परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं? कर्व देते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य वर्गीकरण। जो कर्व हमारा है उसका मेन क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। तो मेन जो वर्गीकरण है, अगर मेन आपका क्लासिफिकेशन पूछा जाए कर्व का, तो आपके केवल दो ही इनके वर्गीकरण होते हैं। एक तो हमारा क्षैतिज वक्र और दूसरा हमारा ऊर्ध्वाधर, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व। तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है? किसी संचार लाइन के संरेखण में परिवर्तन यदि क्षैतिज समतल में होता है तो वक्र क्षैतिज वक्र कहलाएगा। कोई भी संचार लाइन है उसके संरेखण में परिवर्तन यदि क्षैतिज समतल में होगा तो हमारा क्षैतिज वक्र यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व कहलाएगा, और जब ऊर्ध्वाधर समतल में होगा परिवर्तन तो हमारा वर्टिकल कर्व यानी कि ऊर्ध्वाधर वक्र कहलाएगा। जब किसी संचार लाइन के संरेखण में परिवर्तन ऊर्ध्वाधर समतल में होता है तो वक्र हमारा ऊर्ध्वाधर वक्र कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आकार के आधार पर वक्रों का वर्गीकरण। जो मेन क्लासिफिकेशन था, मेन तो दो ही है, एक तो हॉरिजॉन्टल वक्र और दूसरा हमारा वर्टिकल वक्र, लेकिन इनके आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण अगर हम देखें तो आकार के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण इनका किया गया। पहला हमारा वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर कर्व, पैराबोलिक कर्व और स्पाइरल कर्व। तो ये आपका क्या होता है? सबसे पहले हम सर्कुलर के बारे में देखते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं: सरल वक्र, मिश्र वक्र, प्रत्यावर्ती वक्र, संक्रमण वक्र और लेविनस्केट वक्र। तो ये आपके जो सर्कुलर कर्व है इसके प्रकार हैं। इनके बारे में डिटेल हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है। जिसका जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से, तो उसी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये जो हमारा वृत्ताकार वक्र के कई प्रकार हैं, सरल वक्र, मिश्र वक्र, प्रत्यावर्ती वक्र, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पढ़ना तो डिटेल हमको सिंपल कर्व के बारे में ही है, लेकिन फिर भी हम ये जो कंपाउंड कर्व है, रिवर्स है, ट्रांजिशन है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। आपको मेन कर्व में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हम आपको बता देते हैं। जो सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व का पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। जो ट्रांजिशन कर्व है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन कर्व बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रांजिशन कर्व पढ़ना होता है और वर्टिकल कर्व पढ़ना होता है। तो इस वीडियो में हम सिंपल कर्व के बारे में पूरी डिटेल, पूरे टॉपिक को जो भी आपके सिलेबस में है उसको हम कवर करेंगे। और एक वीडियो और इसकी आएगी, 2 पार्ट में ये कवर होगा कर्व हमारा, तो उसमें हम ट्रांजिशन कर्व और वर्टिकल कर्व को कवर करेंगे। तो मेन आपके टोटल 3 कर्व आपको पढ़ने हैं: सिंपल कर्व, ट्रांजिशन कर्व और वर्टिकल कर्व। चलिए देखते हैं सिंपल कर्व हमारा क्या होता है। सरल वक्र विभिन्न दिशाओं में खींची गई दो सीधी रेखाओं के मध्य एक निश्चित त्रिज्या के वृत्त की एकल चाप का बना होता है। रेखा AB तथा BC दोनों वक्र के स्पर्शी हैं। बिंदु T1 T2 वक्र के दोनों किनारों पर बिंदु है। O वक्र का केंद्र बिंदु है। OT1 इक्वल टू OT2 इक्वल टू R यानी कि त्रिज्या है। तो ये हम फिगर में देखेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं। तो सरल वक्र क्या होता है? विभिन्न दिशाओं में खींची गई दो सीधी रेखाओं के मध्य एक निश्चित त्रिज्या के वृत्त की एकल चाप का ये बना होता है। तो अभी हम फिगर में देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सरल वक्र है जो दो रेखाएं हैं, ठीक है, और इनके बीच में एक चाप के द्वारा ये जो कर्व बनाया गया है ये हमारा सरल वक्र कहलाता है। ये हमारा O पॉइंट है सेंटर, ये हमारा ये जो लाइन है हमारी AB लाइन है, ये हमारी BC लाइन है, और ये जो पॉइंट हमारा है ये स्पर्शी बिंदु है T1 और T2। ये हमारी जो रेडियस है R है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल कर्व। इसी प्रकार से जो आपका है नेक्स्ट जो इसके और भी प्रकार हैं, मिश्र वक्र हो गया, प्रत्यावर्ती वक्र हो गया। तो मिश्र वक्र आपका क्या होता है? मिश्र वक्र में क्या होता है कि इसमें क्या है कि रेडियस इनके समान होते हैं और इसमें इनके रेडियस एक ही साइड में होंगे, इसमें भी एक ही साइड में जो सिंपल कर्व है, लेकिन इनके रेडियस भी समान होते हैं। इसमें रेडियस तो एक ही साइड में होंगे लेकिन इनकी जो दूरी होगी वो अलग अलग होगी। ये आपका होता है मिश्र वक्र। और ये आपका क्या है जो रिवर्स होता है उसमें क्या होता है कि इनके रेडियस भी अलग अलग साइड में होते हैं
ठीक है। इनके रेडियस एक ही साइड में नहीं होते, अलग अलग साइड में होते हैं, या ये एक समान हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इनके जो साइड होते हैं ये अलग अलग होते हैं। तो ये हमारे रिवर्स कर्व होते हैं। पढ़ना हमको डिटेल है सिंपल कर्व के बारे में। तो अभी हम ट्रांजिशन कर्व के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। संक्रमण वक्र सीधी रेखा और सरल वक्र के मध्य लगाया जाता है। जो संक्रमण वक्र होता है वो हमारी सीधी रेखा, जो सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, और जो सरल वक्र होता है इनके बीच में लगाया जाता है। संक्रमण वक्र कई प्रकार के जैसे स्पाइरल और पैराबोला होते हैं। संक्रमण वक्र की त्रिज्या अनंत यानी कि इन्फिनिटी से शुरू होकर घटते घटते सरल वक्र के स्पर्श बिंदु पर आकर सरल वक्र की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ट्रांजिशन कर्व है इसको हम ध्यान रखेंगे। जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है और ये जो सर्कुलर कर्व होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम बनाए तो ये सिंपल कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में जो कर्व दे दिया ये सिंपल हो गया। लेकिन जो ट्रांजिशन होता है ये स्ट्रेट लाइन और ये जो कर्व है इनके बीच में हमारा ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वक्रता अंश या वक्रता की डिग्री। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वक्रता अंश या वक्रता की डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ कर्वेचर। किसी भी वक्र का वक्रता अंश को परिभाषित करने की निम्न दो विधियां, एक हमारी चाप परिभाषा और दूसरी हमारी जीवा परिभाषा। डिग्री ऑफ जो कर्वेचर है इसी को वक्रता अंश या फिर वक्रता की डिग्री बोलते हैं। तो इनके जो दो मेथड हैं इनको परिभाषित करने के लिए, चाप परिभाषा और जीवा परिभाषा। तो चाप परिभाषा और जीवा परिभाषा सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसके अनुसार जो चाप परिभाषा है इसके अनुसार हम क्या करेंगे, किसी वक्र की 100 फीट लंबी चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण बनता है उसे वक्रता की डिग्री या वक्रता अंश कहते हैं। जो एंगल होता है वही हमारी डिग्री या अंश कहलाएगी। तो इसमें चाप परिभाषा में क्या होता है, किसी वक्र की 100 फीट लंबी चाप के द्वारा, ये आपका क्या है, ये चाप है, कोई भी कर्व है, ठीक है, किसी वक्र के 100 फीट लंबी चाप के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण बनता है यही हमारा वक्रता की डिग्री या वक्रता अंश कहलाता है। चाप परिभाषा ये हमारी हो गई एक डिग्री जो आपका दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिए गए चित्र में वक्र की लंबाई PQ 100 फीट, वक्रता अंश आपका 1 डिग्री है। ये जो आपका चित्र दिया गया है ये आपका 100 फीट है PQ, और ये हमारा जो एंगल है वो 1 डिग्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 100 फीट और ये एंगल हमारा 1 डिग्री। तो अभी हम देखते हैं आगे। चाप परिभाषा का प्रयोग सामान्यतः सड़क विभाग द्वारा किया जाता है। जो चाप परिभाषा होती है उसका प्रयोग सामान्यतः हम कब करते हैं, सड़क विभाग द्वारा करते हैं। और इसका डिफिनीशन हम दूसरे लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। एक निश्चित लंबाई 10 मीटर, 20 मीटर व 30 मीटर की चाप द्वारा वक्र के केंद्र पर अंतरित कोण वक्रता अंश कहलाता है। यानी कि इसमें सिंपल सा आपको ये समझना है कि जो चाप के द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित होता है वही हमारा वक्रता अंश या डिग्री ऑफ कर्वेचर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जीवा परिभाषा। इसको दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो जीवा परिभाषा का क्या होता है, इसके अनुसार 100 फीट लंबी जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण बनता है उसे हम वक्रता अंश कहते हैं। यानी कि उसमें हम क्या कर रहे थे, 100 फीट लंबी जीवा के द्वारा ये जो आपका चाप के द्वारा जो कोण बन रहा था केंद्र पर वही हमारा वक्रता डिग्री कहला रहा था। लेकिन इसको जब जीवा की तरफ से जीवा परिभाषा के तौर पे हम इसको देखेंगे और इससे हम इसको परिभाषित करेंगे तो इसमें क्या होगा, जीवा को लेकर हम चलेंगे। यानी कि 100 फीट लंबी जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है वही हमारा वक्रता अंश कहलाता है। जीवा की लंबाई PQ = 100 फीट और वक्रता अंश आपका 1 डिग्री है। जीवा परिभाषा का प्रयोग अधिकतर रेलवे विभाग द्वारा किया जाता है। तो जो हमारा चाप परिभाषा है उसका प्रयोग हम सड़क विभाग द्वारा किया जाता है और जीवा परिभाषा का प्रयोग रेलवे विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक निश्चित लंबाई की जीवा द्वारा वक्र के केंद्र पर अंतरित कोण वक्रता अंश कहलाता है। तो दूसरे लैंग्वेज में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक निश्चित लंबाई की जीवा के द्वारा जो वक्र पर केंद्र बनता है वही हमारा वक्रता अंश या डिग्री ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ कर्वेचर दो प्रकार से हम देख लीजिए, दो इनके मेथड है इनको परिभाषित करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो वक्रता त्रिज्या और वक्रता अंश होता है उसमें क्या संबंध होता है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो जीवा की लंबाई AB की लंबाई आपकी अगर 30 मीटर है तो जो आपका रेडियस होगा वक्रता त्रिज्या होगा वो हमारा हो जाएगा 1719/d, या फिर इसको हम 1720/d भी लिख सकते हैं। जीवा AB की लंबाई अगर 20 मीटर है, अगर 20 मीटर लंबाई के लिए हम निकालना है हमको तो R = 1146/d होगा फार्मूला। और जीवा की लंबाई अगर 100 मीटर है तो R = 5730/d। लेकिन जनरली इन्हीं दोनों का यूज होता है जब 20 मीटर हो तब और 30 मीटर हो तब।
तो 30 मीटर के लिए आप याद रखेंगे r इक्वल टू 1720/d। अगर वक्रता की डिग्री दी गई है यानी कि डिग्री ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस हम निकालेंगे। अगर रेडियस दिया गया है तो डिग्री हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी है, लेकिन बस हम ये याद रखेंगे कि 20 मीटर के लिए हमारा 1146/d होता है और 30 मीटर के लिए 1720/d होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरल वक्र के मूल तत्व। सरल वक्र के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं? तो ये आप देख सकते हैं, एक कर्व बनाया गया है सरल वक्र, ये आपकी दो लाइनें हैं और ये कर्व बनाया गया है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपके रेडियस है, ये आपके एंगल दिए गए 5/2 5/2 और ये दो टैंजेंट पॉइंट है T1 T2 इस पर से बिंदु है। ये हमारी AB लाइन है, ये हमारी BC लाइन है और ये एक एंगल आपका फाई है। तो देखिए बाह्य विक्षेप कोण क्या होता है? यदि इंटरसेक्शन एंगल इक्वल टू I मालूम हो तो बाह्य विक्षेप कोण का मान फाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल I होता है, जो बाह्य विक्षेप कोण आपका होता है। नेक्स्ट हमारा है वक्र की त्रिज्या। यदि वक्रता डिग्री दी हो तो त्रिज्या का मान निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, I इक्वल टू 1719/d या फिर 1720/d। ये आपका किसके लिए होता है? अलग अलग के लिए। जैसे मान लीजिए 30 मीटर है तो अलग होगा, 20 मीटर है तो अलग होगा। तो अगर वक्रता की डिग्री दी गई है तो वक्रता त्रिज्या भी हम निकाल लेते हैं, r की वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई। जो स्पर्श रेखा होती है T1OB तथा त्रिभुज T2OB में, जो आपकी T1O और B आपका त्रिभुज है और ये आपका T2OB, ये जो दोनों त्रिभुज है ये बड़े बड़े वाले, इसमें आपका अगर देखा जाए तो BT1 इक्वल टू BT2, BT1 इक्वल टू BT2 इक्वल टू OT1। ठीक है, OT1 इंटू tan 5/2, OT1 tan 5/2। तो यहाँ से हमको ये मिल गया। या फिर हम कर सकते हैं BT1 इक्वल टू BT2 इक्वल टू R इंटू tan 5/2। OT1 क्या है? आपका R है, रेडियस है, तो इसकी जगह हम R रख दिए। और स्पर्श रेखा की लंबाई BT1 इक्वल टू BT2 आपको क्या मिल गया? R इंटू tan 5/2। तो अगर हमको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है तो ये फार्मूला हम हर जगह यूज़ करेंगे। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए R इंटू tan 5/2, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है बाह्य दूरी या शिखर दूरी। बाह्य दूरी आपकी BE इक्वल टू OB माइनस OE होगी, जो बाह्य दूरी हमारी है। ठीक है, ये आपकी बाह्य दूरी है, तो ये हमको निकालना है BE पॉइंट E है, E पॉइंट A है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टोटल है, ठीक है, OB माइनस OE, ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। टोटल में से अगर हम यहाँ तक की E तक की डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारा क्या होगा, ये BE की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से बाह्य दूरी हमारी मिल जाती है। तो इसको अगर फार्मूले से हम देखें तो B इक्वल टू OT1 sec 5/2 OB इक्वल टू हो जाएगा माइनस OE। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो OE आपका क्या है? रेडियस है, तो ये आपका माइनस R हो जाएगा। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला हमको मिलेगा, जो बाह्य दूरी निकालने का फार्मूला है R इंटू sec 5/2 माइनस 1। तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले से बाह्य दूरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वक्र की लंबाई। जो वक्र की लंबाई होती है वो कैसे निकालते हैं? अग्र व पश्च दोनों स्पर्श बिंदुओं के मध्य T1 T2 वक्र की लंबाई L कहलाती है। जो हमारा T1 पॉइंट है और T2 पॉइंट है और इनके बीच की जो लंबाई है ये हमारी वक्र की लंबाई L कहलाती है। T1 T2 इक्वल टू L इक्वल टू R इंटू फाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? L इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू R 5/180। ये फाई क्या है? रेडियन में है, तो इसको हम डिग्री में चेंज कर लेंगे। और यहाँ से हमारे यदि डिग्री ऑफ कर्वेचर दिया है, D की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करें, वक्र की लंबाई L इक्वल टू 30 5/d। ठीक है, इस टर्म में हम ज्ञात कर लेंगे। अगर इस टर्म में फार्मूला हम यूज़ करेंगे, अगर D की वैल्यू दी गई है तो डायरेक्ट हम लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दीर्घजीवा की लंबाई। दीर्घजीवा की लंबाई कैसे निकालना है? तो किसी वक्र के प्रारंभिक बिंदु T1 से अंतिम बिंदु T2 तक की सीधी दूरी को दीर्घजीवा की लंबाई कहते हैं। इसे L से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैपिटल L से। दीर्घजीवा की लंबाई L इक्वल टू T1 T2 इक्वल टू 21D इक्वल टू 2R sin 5/2 मीटर। तो ये आपका जो L की वैल्यू निकालनी है हमको दीर्घजीवा की लंबाई, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं 2R sin 5/2 से। नेक्स्ट हमारा मध्य कोटि या वक्र संरचना, मिड ऑर्डिनेट निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे? Y इक्वल टू OE माइनस OD। आप इस जो आपका फिगर बना हुआ है उसको देख सकते हैं। ये जो y इक्वल टू OE माइनस OD, अगर ये हमको निकालना है ED की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, OE में से OD को माइनस कर देंगे। यही आपको बताया गया यहाँ पर। मध्य कोटि निकालने के लिए वही आपका y होता है और OE आपका क्या हो जाएगा, रेडियस होता है R माइनस OD आपका क्या हो जाएगा, OT1 cos 5/2। तो यहाँ से जब हम फार्मूला हमारा मिलेगा y इक्वल टू R इंटू 1 माइनस cos 5/2। तो ये जो हमारा OE की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर ED की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा y होता है। तो इसकी वैल्यू हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं R इंटू 1 माइनस cos 5/2 से। नेक्स्ट हमारा केंद्र कोण। केंद्र कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे,
OT1 BT2 एक चतुर्भुज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में OT1 BT2 ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है। ये बार बार से आप देखें तो ये एक चतुर्भुज आपका बन रहा है। तो इसी के बारे में बोल रहा है OT1 BT2 एक चतुर्भुज है जिसके चारों आंतरिक कोणों का मान 2n - 4 × 90 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होता है आपका। तथा चतुर्भुज OT1 BT2 का प्रत्येक स्पर्श कोण OT1 B तथा OT2 B 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम जब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा T1 OT2 इक्वल टू कोण फाई, जो आपका वक्र का केंद्र कोण होगा। T1 OT2 जो T1 आपका है और O है और T2 है, तो यही आपका वक्र का केंद्र कोण होगा। ये आपका क्या होगा 5/2 5/2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से फाई, कोण फाई हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कुछ प्रॉब्लम्स है उसको हम देख लेते हैं, जो आपका वक्रता की डिग्री और रेडियस बताया गया उससे। तो एक सरल वक्र, सिंपल सा क्वेश्चन इस पर अगर पूछा जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सरल वक्र की त्रिज्या 600 मीटर है, रेडियस आपको दिया गया है 600 मीटर, वक्रता अंश की गणना करें। डी की वैल्यू आपको बतानी है। तो 600 मीटर रेडियस है तो हम क्या करेंगे, R इक्वल टू 1720/d और यहाँ से हम डिग्री निकाल सकते हैं 1720/d से। ये आपका कितना आ जाएगा 2 डिग्री 52 मिनट 0 सेकेंड। तो डी की वैल्यू डी की वैल्यू पता है तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू पता है तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, यदि किसी सरल वक्र का वक्रता अंश 4 डिग्री हो तो उसकी त्रिज्या की गणना कीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वक्रता अंश यहाँ पर भी दिया गया है आपका, यहाँ पर रेडियस दिया गया तो वक्रता अंश निकालिए, पर वक्रता अंश दिया गया तो रेडियस निकालिए। तो वक्रता अंश दिया गया है वहाँ पर डायरेक्ट रख दिए और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस हमारा आ जाएगा 430 मीटर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है सरल वक्रों की निशानदेही। तो सरल वक्रों की निशानदेही हम कैसे करते हैं, इनकी सेटिंग आउट कैसे करते हैं सिंपल कर्व की। तो क्षेत्र में वक्र स्थापित करने के लिए भूमि पर कुछ बिंदुओं की स्थापना की जाती है। बिंदुओं के स्थापन की क्रिया को हम निशानदेही कहते हैं। क्षेत्र में जब हम कर्व स्थापित करना होता है तो उसके लिए हमको क्या करता है, भूमि पर कुछ बिंदुओं को स्थापित करना होता है और यही प्रोसेस हमारा सेटिंग कहलाता है। उपकरण के आधार पर इनका वर्गीकरण निम्न 2 भागों में किया था। उपकरण के आधार पर हम 2 भागों में इसका वर्गीकरण करते हैं। पहला हमारा रैखिक विधि है और दूसरा हमारा कोणीय विधि है। तो रैखिक विधियाँ क्या है, रैखिक विधि जो आपका होता है यह छोटी लंबाई तथा कम परिशुद्धता वाले वक्रों की निशानदेही के लिए ही उपयुक्त है। इसमें किसी प्रकार के कोण मापी यंत्र का प्रयोग नहीं किया, यानी कि इसमें केवल दूरी मापने के लिए टेप और चेन का प्रयोग करते हैं। इसमें हम किसी भी कोण मापने का प्रयोग, जैसे हम चेन सर्वे करते हैं उसमें क्या है केवल दूरी मापते हैं, तो ऐसे ही आपकी भी है रैखिक विधियाँ। इसमें केवल हम दूरी मापते हैं चेन या टेप की मदद से, इसमें एंगल निकालने के लिए किसी भी यंत्र का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो दूसरी आपकी कोणीय विधियाँ हैं, इसमें क्या होता है, यह बड़ी लंबाई के वक्रों की परिशुद्ध निशानबंदी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें थियोडलाइट या थियोडलाइट और फीते दोनों का प्रयोग करके वक्र की स्थापना की जाती है। तो ये आपका कोणीय विधि है, इसमें दूरी भी मापते हैं और एंगल भी मापते हैं। तो दूरी के लिए हम टेप या चेन का मदद ले लेते हैं और एंगल के लिए हम थियोडलाइट से एंगल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपकी थी रैखिक और कोणीय विधियाँ। रैखिक विधियाँ के अलग अलग आपके मेथड हैं, इसको हम देख लेते हैं। इस विधि में केवल जरीब तथा फीते का ही प्रयोग करके वक्र की स्थापना की जाती है रैखिक विधियाँ में। और सरल वक्र की निशानबंदी की निम्न रैखिक विधियाँ हैं। इसके निम्न मेथड से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग आउट। तो पहला हमारा दीर्घ जीवा से खसके लेकर बढ़ाई गई जीवाओं से खसके द्वारा, वक्र की चापों के क्रमिक समरूप विभाजन द्वारा और स्पर्श रेखा से खसकों द्वारा। तो इसमें जो मेथड आपके 4 दिए गए, इन चारों का डिटेल में पढ़ना है। इसमें क्या करना है कि जो भी आपका मेथड कोई भी एक अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है तो दीर्घ जीवा से खसके द्वारा, तो आप फिगर याद रखिएगा और इसके बारे में आपको लिख देना है कि कैसे कैसे हम इसका जो कर्व है वो बनाते हैं। जो दीर्घ जीवा से खसके लेकर है, पहला आपका पॉइंट, वक्र स्थापन की वह विधि केवल छोटे तथा कम परिशुद्धता वाले वक्रों के लिए ही उपयुक्त है। इसमें क्या होता है, मध्य कोटि ओ का जो मान होता है, ये मध्य कोटि का जो मान होता है हम इस फार्मूले से निकालते हैं। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में पूछता है तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, r - √r² - l/2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज कर लेते हैं मध्य कोटि का मान निकालने के लिए। ये ओ जो हमारा है इसका मान निकालने के लिए आपका फिगर इसी प्रकार से बनेगा। दीर्घ जीवा से खस के लेकर एक आपकी ए बी लाइन होगी, एक बी सी लाइन होगी, एक आपका T1 T2 ये स्पर्शी पॉइंट है और यहाँ से आपका ये कर्व बनेगा और ये हमारा रेडियस है, ठीक है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये P1 है, ठीक है, इसको हम इससे मिला रहे हैं, इसको इससे मिला रहे हैं और ये दूरी हमारी x है, स्मॉल x, ये OX है और ये हमारी O0 है। तो इस प्रकार से हम फिगर बना लेंगे और इसके बारे में लिख देंगे कि कैसे कैसे हम इसको इसका जो कर्व है वो लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा है
इसमें जो फार्मूला है वो हम याद रखेंगे, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कैसे हम सॉल्व करना है। जीवा के मध्य बिंदु से x दूरी पर कोटि अंक OX का मान, जो OX आपका था उसका मान क्या हो जाएगा, √r² माइनस x² माइनस ये आपका बाहर है अंडर रूट से, अंडर रूट के अंदर नहीं है, r माइनस ओ। तो यहाँ से सारी वैल्यू हमको मिली रहेगी तो OX की वैल्यू हम बता देंगे। अगर सन्निकट विधि द्वारा कोटि अंकों की गणना करनी है, सन्निकट मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो इस सूत्र में x की दूरी स्पर्श बिंदु T1 से लेते हैं तो इसमें OX की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ओ माइनस x²/2r। तो इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 फार्मूले आपको बताए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं वक्र की निशानबंदी बढ़ाई गई जीवाओं के से खसके द्वारा। तो जो दूसरा हमारा मेथड है इसका, बढ़ाई गई जीवाओं से खसके के द्वारा हम इसकी निशानबंदी करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए ये फिगर है, फिगर को आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये AB पॉइंट है, BC, 2 लाइनें हैं आपकी AB और BC, ठीक है। एक आपका T1 पॉइंट है, ये आपका स्पर्शी बिंदु है, और ये भी आपका T2 है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन हम बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर इसका हम टेंजेंट लेते हैं, इस पर क्या करें, बढ़ाई गई जीवाओं के खसकों द्वारा इसका हम एक यहाँ से खसका लेते हैं, और फिर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, फिर यहाँ से खसका लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हमको एक कर्व लगाना है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस आपका बढ़ता चला जाता है। ये आपका T1 पॉइंट है, ये जहाँ पर ये एंगल बन रहा है ये C1 है, P1 है, ये C2 P2 और C3 P3, ये आपका O1 एंगल, O2 एंगल और O3 एंगल, ये आपका फाई है। तो इसमें हमको क्या करना है, क्या याद रखना है, इस विधि द्वारा वक्र की स्थापना पर अंतिम खसका अग्र स्पर्श बिंदु T2 से, इस विधि द्वारा वक्र की स्थापना पर अंतिम खसका अग्र स्पर्श बिंदु T2 से मिल जाना चाहिए। जो अंतिम खसका होता है ये वाला, जो जैसे अंतिम खसका होगा यहाँ से जो हम लेंगे, तो अग्र स्पर्श जो बिंदु है T2 इससे मिलना चाहिए। यदि किसी त्रुटि के कारण नहीं मिलता तब त्रुटि ज्ञात करते हैं, और यदि यह त्रुटि 2 मीटर से कम है तो वक्र की परिधि पर स्थापित किए गए सभी बिंदुओं पर इनकी T1 से दूरी के वर्ग के समानुपात में बांट लेते हैं। यदि यह मान 2 मीटर या अधिक होगा तब वक्र की निशानबंदी का पूर्ण कार्य पुनः किया जाता है। अगर 2 मीटर से कम हमको त्रुटि मिल रही है तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट है उसमें हम बांट लेंगे, और यदि 2 मीटर से अधिक है, 2 मीटर या 2 मीटर से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, निशानबंदी इनकी पुनः करेंगे, दोबारा हमको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है कि जो ये खसका आपका जाता है तो ये लास्ट में हमारा जो अग्र स्पर्श बिंदु T2 इससे ये मिलना चाहिए, तभी हमारा ये जो कर्व होगा उसकी कर्व की सेटिंग होगी। तो ये हमारा हो गया। इसमें आपके फार्मूले क्या हैं, सभी मध्यवर्ती खसके की लंबाई अगर निकालना है तो C²/r, और अंतिम खसके की लंबाई निकालना है तो CN = CN-1 + CN/2r। तो इससे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चापों या जीवाओं के क्रमिक समद्विभाजन द्वारा निशानबंदी। जो चाप और जीवा होती है इसके क्रमिक समद्विभाजन के द्वारा हम निशानबंदी करते हैं। तो ये हमारा क्या, इसमें भी AB लाइन है, BC लाइन है, एक एंगल आपका फाई है, T1 एक स्पर्श बिंदु है, T2 है, वो आपका सेंटर है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये आपका रेडियस है R, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका समद्विभाजन करेंगे किसका, चापों और जीवाओं का। ये जो चाप है इसका भी हम समद्विभाजन कर रहे हैं, और ये जो जीवा है इसका भी हम समद्विभाजन कर रहे हैं। तो यहाँ समद्विभाजन करके इसको हम इससे मिलाएंगे, इसको हम ये जो हमारा ये हम समद्विभाजन किए रहते हैं, इसको मिलाए रहते हैं, तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कर्व है उसको हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इस मेथड के द्वारा कर्व की सेटिंग आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पर्श रेखाओं से खसकों द्वारा निशानबंदी। जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उसके द्वारा, उससे खसकों द्वारा निशानबंदी हम कैसे करेंगे, तो यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब विक्षेप कोण तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ही छोटे हो, या जब वक्र की ऊपरी यानी कि शिखर की भूमि में आरेखन करना सरल हो। खसके निम्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका स्पर्श रेखा से त्रिज्या खसके, और दूसरा हमारा स्पर्श रेखा के लंब खसके। तो जो ये स्पर्श रेखा वाला है पॉइंट, तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जो 2 इनके मेथड है, स्पर्श रेखा के द्वारा जब हम खसकों की निशानबंदी कर रहे हैं, स्पर्श रेखाओं से खसकों द्वारा निशानबंदी, तो इसमें आपके 2 मेथड है, एक रेडियल ऑफसेट और एक परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या होता है, रेडियल ऑफसेट में क्या है, एक वही आपकी AB लाइन BC लाइन है, ठीक है, वो पॉइंट आपका सेंटर है, R रेडियस है, ये x इनके बीच की दूरी है T1 से, यहाँ पर जो E पॉइंट है उसकी, और ये T2 से इधर। तो इसमें हमको कितना ध्यान देना, रेडियल में बस इतने हाफ से हमको मतलब है इधर से, ठीक है। ये OX है, ये PX है,
तो इसमें देखिए ओ एक्स की अगर दूरी निकालनी है तो √r² प्लस x² माइनस r से हो जाएगा। जब इस त्रिभुज को हम लेके चलेंगे तो यहाँ से आपको ये फार्मूला मिल जाएगा T1 E और O, इस त्रिभुज में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ये आपका r है, ये दूरी आपकी ओ ई आपका क्या है r, यहाँ तक आपका रेडियस होगा, यहाँ तक आपका रेडियस होगा और ये ओ एक्स उसमें ऐड हो जाएगा, r प्लस ओ एक्स हो जाएगा और ये दूरी हमारी x दी गई। तो इस त्रिभुज को जब हम लेके चलेंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। अगर ओ एक्स का सन्निकट मान निकालना है तो x=x²/2r से हम निकाल सकते हैं। इसमें देखिए प्रोसेस क्या करना होता है। पहला पॉइंट, माना ए बी तथा बी सी दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु बी है। ए बी और बी सी दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो बी है। प्रथम स्पर्श बिंदु T1 टेंजेंट लेंथ r tan phi/2 से ज्ञात करते हैं। जो लेंथ हम निकालने का फार्मूला पीछे पढ़े हुए हैं r tan phi/2, इससे हम टेंजेंट लेंथ निकाल लेते हैं जो आपका क्या है T1 है। यहाँ पर स्पर्श बिंदु T1 को स्थापित करते हैं। माना वक्र की त्रिज्या r है, ये वक्र की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं। माना OX स्पर्श रेखा T1 B पर x दूरी पर त्रिज्या खसका, आपका जो OX आपका क्या है स्पर्श रेखा T1 B पर क्या है x की दूरी पर, x T1 B वाली लाइन पर x दूरी पर ये आपका है त्रिज्या खसका है। तो T1 E इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 E इक्वल टू क्या हो जाएगा OX, ये OX के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट आपका क्या होता है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें आपको देख सकते हैं फिगर ये आपका दिया गया है। इसमें भी आपको हाफ फिगर से ही मतलब है। ये आपका ए बी लाइन है, बी सी लाइन है, ये आपका टेंजेंट पॉइंट है, ये आपकी एक्स दूरी है जो T1 B वाली लाइन पे ये आपका पॉइंट मिल रहा है, ये आपकी एक्स दूरी है T1 से, ये आपका OX है, ये आपका PX है। इसमें जो ये वाली लाइन होती है ये हमारी इसके समानांतर होगी, ये PX पॉइंट है। तो इसमें भी हम इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो यहाँ से आपको फार्मूले मिल जाएंगे। इस पर देखिए पहले हम क्या करते हैं, माना ए बी तथा बी सी दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु बी है, ऐसे आपको लिखना है। टेंजेंट लेंथ r tan phi/2 से हम ज्ञात करते हैं तथा प्रथम स्पर्श बिंदु T1 को भूमि पर स्थापित कर लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, स्पर्श रेखा T1 B पर एक बिंदु D T1 से x दूरी पर लगाते हैं। T1 से x दूरी पर हम क्या एक बिंदु D लगाएंगे। बस यही पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। जब भी हम सेटिंग आउट करते हैं तो जिस मेथड से आपसे पूछा जाए एग्जाम में उसी मेथड के बारे में हमको लिखना होता है। माना OX बिंदु D पर लंब खसका है, EPX एक रेखा T1 D के समानांतर खींचते हैं। चित्रानुसार OE इक्वल टू R माइनस OX, यहाँ से आप देख सकते हैं फिगर में OE इक्वल टू क्या हो जाएगा, OE इक्वल टू R माइनस OX, यहाँ से आपका हो गया r माइनस OX। OPX इक्वल टू R, OPX इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस है, और EPX इक्वल टू x, EPX इक्वल टू आपका क्या है x है, EPX इक्वल टू x। तो ये हम निकाल लिए त्रिभुज OEPX में, त्रिभुज जो आपका है ये वाला OE और PX त्रिभुज में आपका हो जाएगा OX इक्वल टू R माइनस √r² माइनस x²। यह मान आपका शुद्ध होता है, ये आपका फार्मूला यहाँ से मिल जाता है। और लंब खसके का सन्निकट मान अगर निकालना है तो x²/2r से हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है बाई टेंजेंशियल एंगल यूजिंग ए थियोडाइट। जो हम स्पर्शी जो एंगल कोण आपका कोण मापने की जो विधि होती है थियोडाइट की मदद से, तो हम कैसे करेंगे इस विधि का प्रयोग। ये आपका एंगल जो आपका एंगल वाला पॉइंट है, जैसे हम एक लीनियर ले रहे थे एक एंगुलर ले रहे थे, तो एंगुलर का ये एक मेथड है, ये आपके सिलेबस में है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस विधि का प्रयोग सामान्यतः रेल लाइन के संरेखण के लिए किया जाता है। यह विधि वक्र स्थापन के लिए अधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में कोण मापी के रूप में थियोडाइट जबकि दूरियां मापने के लिए जरी व फीते का प्रयोग किया। तो पहले आपको बताया गया कोड़ी वाले में कि इसमें हम थियोडाइट की मदद से कोण मापते हैं और जरी व फीते की मदद से दूरी मापते हैं। अतः यह विधि थियोडाइट जरी विधि के नाम से भी जानी जाती है। इसके अतिरिक्त इस विधि को विक्षेप कोण विधि भी कहते हैं। इसको हम डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन एंगल आपका क्या होता है, किसी भी बिंदु का विक्षेप कोण वह कोण है जो स्पर्श बिंदु और पश्च स्पर्श रेखा व इस बिंदु को मिलाने वाली जीवा के बीच बनता है। तो ये आपका विक्षेप कोण होता है। तो ये आपका हो गया सिंपल सर्कुलर कर्व के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आप पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ट्रांजिशन कर्व होगा और आपका वर्टिकल कर्व होगा, दो कर्व और आपको पढ़ने हैं, तो उसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा कर्व का उसमें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।